नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 25 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारा न्यूज़। इन्वेस्टर्स वांट ब्लूमबर्ग बार्कलेज टू बॉन्ड विद इंडिया। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जेपी मॉर्गन ने अपने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बोला है कि इंडिया को इंक्लूड कर लेंगे। अब प्रेशर ये आ रहा है कि ब्लूमबर्ग बार्कलेज को भी बोला जा रहा है कि भाई आप भी अपने जो है इंडेक्स में इंडिया को इंक्लूड करो, बिकॉज वही सेम रीजन है कि भाई इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला डेवलपिंग कंट्री है। तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला इकनॉमी है। तो इसलिए अब जो है गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है इंडिया का, वो काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी एक अच्छा रिप्लेसमेंट बन सकता है ग्लोबल लेवल पे रशिया के बॉन्ड्स को रिप्लेस करते हुए। तो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई ब्लूमबर्ग बार्कलेज को भी शायद इंक्लूड करना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली इसका आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वही होगा कि इन्वेस्टमेंट्स और बूस्ट होंगे इंडिया में, एफडीआई इन्फ्लोज बढ़ेंगे और हमारा रूपी जो है कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गोल्ड बायर्स टेक अ शाइन टू मंथली स्कीम्स। देखिए, गोल्ड का जो परचेज है काफ़ी बढ़ गया है अभी कुछ दिनों में। क्या रीजंस बताया जा रहा है। देखिए, गोल्ड का जो परचेज है ना, उसको बढ़ाने के लिए गोल्ड के जो डीलर्स हैं उन्होंने स्कीम निकाला था कि भाई आप मंथली बेसिस पे, अभी आप गोल्ड खरीदो, आप मंथली बेसिस पे हमें पेमेंट कर देना। तो इस पे क्या हुआ था, काफ़ी डिमांड आ भी रहा था, फिर क्या हुआ, एकदम से कोविड आया तो डिमांड एकदम से स्लिप कर गया। तो अब इसको वापस से रिवाइव किया जा रहा है, वो मंथली स्कीम को वापस से रोल आउट किया जाए। मतलब मंथली स्कीम तो था ही, अब लोग वापस से वो मंथली स्कीम को अवेल कर सो दैट गोल्ड का परचेज हो। और देखिए, आने वाला टाइम में क्योंकि रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब सारी इकोनॉमीज, तो जहाँ रिसेशन इम्पैक्ट करता है, मतलब जहाँ रिसेशन आता है, तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट एसेट टू बी इन्वेस्टेड इज गोल्ड। ये चीज़ तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप नोट करके जरूर रख लो। गोल्ड इज द बेस्ट सेवियर ड्यूरिंग रिसेशन। तो इस वजह से भी, बाकी तो देखिए फेस्टिव डिमांड्स है इंडिया में, वैसे ही गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट भी अपने तरीके से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि मैंने आपको बताया था, इन्वेस्ट करने के लिए बोला भी था। मतलब अगर आपको चॉइस है कि भाई हम 2.5% जो है उसका मंथली उठाते रहे, जो कि मार्केट टू इंडेक्स रहता है, मतलब जो कि इंडेक्स टू मार्केट प्राइस रहता है, तो अगर आपको उसका फ़ायदा उठाना है कैपिटल अप्रिसिएशन का भी और एक इंटरेस्ट सॉर्ट ऑफ इनकम का भी, इंटरेस्ट इनकम भी आपको मिलते रहेगा 2.5%, तो आप ज़रूर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ज़रूर कंसिडर करिएगा आफ्टर योर ओन ड्यू डिलिजेंस। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एनएससी प्लान्स लॉन्गर एफएनओ ट्रेडिंग आवर्स। देखिए, अभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस और सारे शेयर्स कब से कब तक ट्रेड होते हैं, 9:15 से लेकर 3:30 तक ट्रेड होते हैं, राइट। तो अब बोला जा रहा है कि भाई इसको, जो सिर्फ एफएनओ का जो सेगमेंट है, एनएससी बोल रहा है मैं कोई एफएनओ को जो है बढ़ा दूंगा। एज एन आपका जैसे बैंक निफ्टी हो गया, पॉपुलर इंडेक्सेस जैसे बैंक निफ्टी हो गया, उसका बोला जा रहा है कि भाई आपका ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाएगा, सो दैट ट्रेड भी ज़्यादा होगा, इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा बनेंगे एंड इन्वेस्टर्स थोड़े उस पर मतलब इन्वेस्टर्स का फुटफॉल भी ज़्यादा होगा, एज एन इन्वेस्टर्स ज़्यादा एंगेज्ड भी रहेंगे। तो इसलिए एनएससी ये चीज़ लेके जा रहा है। ऑब्वियसली इसके लिए परमिशंस वगैरह सब चीज़ लगेंगे, तो लेट्स सी, बट ऐसा बोला जा रहा है कि ये चीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, यूएस ऑस्ट्रेलिया यूके में विन मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको बताया था जो कल निज्जर के ऊपर जो खालिस्तान के जो लीडर बोले जाते थे, उनके ऊपर अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। तो बोला जा रहा है कि कनाडा की तरफ से कि भाई इंडिया के कुछ एजेंट्स ने, एज एन इंडिया ने अपने एजेंट्स को भिजवा के कनाडा के सॉइल में उसे मार दिया, विच कनाडा इज़ प्रोटेस्टिंग। तो इंडिया ने बोला भाई ये सब बकवास है, तुम अपना स्टेटमेंट वापस से लो। तो उसके रिटेलिएशन में कई इन लोग दोनों ने, मतलब इंडिया और कनाडा ने डिप्लोमेट्स को सस्पेंड कर दिया है। क्या इंडिया ने वो भी इशू किया है कि भाई कनाडा में इतने जो है हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, और आपके कनाडा के जो इतने सारे जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए, कोई काम नहीं है इनका, मतलब कई लोगों को, मतलब आप डाउन साइज करो कनाडा का, इतने सारे एम्बेसी का कोई काम ही नहीं है इधर इंडिया में। फिर वीज़ाज भी रिजेक्ट हो रहे, वीज़ाज भी दोनों कंट्री से रिजेक्ट हो रहे। तो अब जो इंडियन स्टूडेंट्स जो जाते थे यूएस ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो कनाडा जाते थे, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स विच कंट्रीज, यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, ये 3 कंट्रीज को होगा। नेक्स्ट इज दोस्तों, इंडिया सेट टू रिलैक्स एफडीआई नॉर्म्स इन स्पेस सेक्टर इन बिड टू गिव बूस्ट टू सेटकॉम। देखिए, सैटेलाइट कंपनीज जो है वो कह रहे कि इंडिया को कि भाई आप एक बार अपना जो एफडीआई का रूल्स है वो थोड़ा क्लैरिफाई करो हमें, सो दैट हमें और अगर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं हम उस पर डिसाइड करेंगे। प्रेजेंटली अभी इंडिया का क्या नॉर्म है, इंडिया का ये है कि आप 100% एफडीआई कर सकते हो स्पेस में, बट आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। न्यू नॉर्म्स जो गवर्नमेंट क्या लेके आई है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई 74% तक हम
कर देंगे कि आप FDI रूट, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ले लो, और बाकी का अगर उससे ऊपर करना है, 100% करना है, तो फिर आप गवर्नमेंट अप्रूवल लो। ये ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट का फ़र्क क्या होता है? देखिए, ये तो ऑब्वियस है, जो कि अगर ऑटोमेटिक रूट है मतलब गवर्नमेंट का उसमें अप्रूवल नहीं है, आप आओ डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, कंपनी से बात कर लो, कंपनी का वैल्यूएशन देख लो, कंपनी अगर आपको ठीक लगता है आप कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो। और गवर्नमेंट रूट का मतलब ये है कि भाई आप कंपनी से तो बात करोगे, बट गवर्नमेंट का भी आप अप्रूवल लोगे, तभी आप जाके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट थोड़ा क्लैरिफाई कर दे, तो जितने भी जो कंपनीज है, जैसे कि आपका जेफ बेजोस का हो गया अमेजॉन, फिर उसके बाद इलॉन मस्क का स्टारलिंक, ये सारे अवेट कर रहे हैं कि भाई एक बार थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आए तो हम इंडिया में इन्वेस्ट करें। देखिए, जब से जो चंद्रयान-3 हुआ है ना, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अब जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इसरो करेगी, इसरो ये लॉन्च वगैरह का काम नहीं करेगी। मतलब ऐसा गवर्नमेंट बोल नहीं रही है, बट गवर्नमेंट का ये फोकस है कि R&D ये करे और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स आके लॉन्च वगैरह का काम करे, सो दैट इतना R&D हो इंडिया में इसरो के द्वारा, इंडिया और आगे बढ़े। देखिए, अगर आप बोलोगे कि यार ये तो एक रेवेन्यू जनरेटिंग है, ऑफकोर्स है, लेकिन आप नासा का भी अगर आप देखोगे तो नासा भी आज के डेट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अपने प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू लॉन्च कराता है। नासा ये बोलता है कि भाई मैं ये सब चीज़ उसमें क्यों फंसूंगा यार, प्राइवेट प्लेयर अपना एक कॉन्ट्रैक्ट ले, प्राइवेट प्लेयर लॉन्च कराएगा और प्राइवेट प्लेयर ही अब उस चीज़ का लाइबिलिटी लेगा, हम बस रिसर्च करके देंगे और जितना भी जो फंडिंग वगैरह होगा वो सब प्राइवेट प्लेयर्स होंगे। कितने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो फंडिंग कारण नहीं हो पाते कि भाई फंड कम है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो जब गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर देंगे, भाई प्राइवेट प्लेयर्स का फंड लगेगा, प्राइवेट प्लेयर्स ही अपना लॉन्चिंग वगैरह करेंगे। तो ये कोई गलत बात नहीं है अगर इसरो का R&D पे फोकस रहता है और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स को। इनफैक्ट ये स्पेस सेक्टर को 100% बूस्ट करेगा आपका। नेक्स्ट न्यूज, स्टेट एंड पोर्ट सीक ऑयल स्पिल सेंटर्स इमिग्रेशन फैसिलिटी। देखिए, जो भी स्टेट एंड पोर्ट्स है ना, वो लोग क्या चाह रहे पता है? वो लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि हमारा जो पोर्ट्स वगैरह है ना, उसको आप ऐसा कर दो कि हम इमिग्रेशन का इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ डाल दो। क्यों? देखिए, जितना ज़्यादा इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ होगा उतने पैसेंजर उस पोर्ट से आना चाहेंगे, और जितने पैसेंजर उस पोर्ट से आएंगे तो ऑब्वियसली पोर्ट का फुटफॉल बढ़ेगा और पोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसलिए जो स्टेट रन जो पोर्ट्स वगैरह है वो फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप जो है इसे इमिग्रेशन का फैसिलिटीज़ लेके आओ। फिर ये चीज़ ये बोल रही है कि मुंबई में एक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो बिछा रहता है, उसके कारण क्या होता है, कई सारे शिप्स आ नहीं पाते। देखिए, शिप्स को आने के लिए क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी का लेवल कम हो जाता है और मिट्टी एक अच्छे लेवल तक आ जाता है, तो बड़े बड़े शिप्स आपके हार्बर तक नहीं आ पाते। तो कब वेट करते हैं? वो ये वेट करते हैं कि एक हाई टाइड आएगा तो फिर हम हार्बर के पास जाएंगे, क्योंकि अगर हार्बर के पास बिना टाइड के चले गए तो वो उनका शिप फंसने का चांसेस रहता है। तो अब जब हाई टाइड नहीं आया है और शिप को पोर्ट पे लैंड करना है, तो ऐसे कितने दिन तक आप स्टैंड करके रखोगे? मतलब चलो ठीक है, अगर गुड्स का व्हीकल है तो फिर भी थोड़ा दिन हम कर लोगे, पैसेंजर व्हीकल है तो आप कितना दिन करके रख लोगे? मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन, उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसका क्या सोल्यूशन होता है? ड्रेजिंग। ड्रेजिंग का मतलब होता है, इनफैक्ट ये गुड्स के व्हीकल के लिए, गुड्स के शिप्स के लिए भी होता है। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, आपकी जो मिट्टी है ना, आप उसे हटाओगे, ताकि पानी का लेवल तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, ऑब्वियसली समुद्र का पानी का लेवल आप कैसे बढ़ा दोगे, बट मिट्टी को जब आप साइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली मिट्टी का लेवल कम हो जाएगा और पानी का लेवल कंपैरेटिवली, मतलब मिट्टी वर्सेस पानी का जो लेवल है वो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से शिप्स आ सकते हैं। आप समझ रहे हो सकता है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप वापस से सुनिए। मैं ये बस बोल रहा हूँ कि आपका पानी का लेवल तो आप बढ़ा नहीं सकते समुद्र में, तो आप मिट्टी का लेवल कम कर दो। एज एन मिट्टी का जो मिट्टी है उसे ड्रेजिंग के मतलब ड्रेजिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, उसे आप मिट्टी को हटा दो ताकि शिप्स जो है आपके पोर्ट पे आ जाए। तो अब क्या हो रहा है, मुंबई के पोर्ट में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुंबई के पोर्ट में ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है। अब ऑयल एंड गैस पाइपलाइन को अगर आप ड्रेजिंग करोगे उधर, तो हो सकता है ऑयल एंड गैस पाइपलाइन टूट जाए, शिप्स भी नहीं आ पाएंगे उसके कारण। तो बोला जा रहा है कि ये ऑयल एंड गैस पाइपलाइन को आप निकाल के पूरा शिफ्ट करो, सो दैट इधर भी ज़्यादा लोगों का आना जाना रहे। ऑब्वियसली देखिए, इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए हमारे जो 26/11 हुआ था वो सी रूट से ही आए थे, तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहेंगे, बट वो एक अलग चीज़ है। सिक्योरिटी कंसर्न्स को एक बार साइड में रखते हुए ये चीज़ बोली कि अगर कमर्शियली हमें वाइबल कराना है पोर्ट्स वगैरह को, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का इतना फोकस है कि भाई जो सागरमाला ये सब करने का, तो अगर ये सब चीज़ को इफेक्टिवली लेके आना तो ये पॉलिसीज़ आपको लेके आना पड़ेगा कि भाई इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग कराओ। ये आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स पे जो आप सागरमाला ये सब कोट करते हो, तो आप ज़रूर ये सब चीज़ को कोट कर सकते हो, आपको कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे इसके कारण। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ESG फंड्स। दोस्तों, आने वाले टाइम में इतना इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा ESG का। ESG होता क्या है? एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। देखिए,
हर कंपनी आज के डेट में हमें लगता है कि भाई जो प्रॉफिट कर रही है वो कंपनी अच्छी है, जो प्रॉफिट नहीं कर रही है वो कंपनी अच्छी नहीं है। फाइनेंस यही चीज़ बोलता है। बट बियॉन्ड फाइनेंस देर इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट विच शुड बी कवर्ड बाई एवरी कंपनी विच इज़ ESG। ESG ये बोलता है भाई आप प्रॉफिट तो कर रहे हो, ठीक है, बट अब प्रॉफिट करने के चक्कर में एनवायरनमेंट और सोसाइटी और अपने गवर्नेंस का क्या हाल रख रहे हो, ये भी चीज़ हमें बताओ। जो कंपनी इस तीनों चीज़ में टॉप करके भी प्रॉफिट करे, हम उस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सपोज मान लो मेरे पास दो कंपनी के ऑप्शन है, 15% और या 12%। एक कंपनी 15% का प्रॉफिट कर रही है, दूसरी कंपनी, और वो करती क्या है, सिगरेट बनाती है, हैवी पोल्यूटिंग एलिमेंट्स बनाती है। और दूसरी कंपनी क्या करती है, वो 12% का रिटर्न कर रही है, बट वो EV बनाती है या वो प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ को लेके अगर आप ESG अपना स्ट्रांग रखते हो तो कंपनीज जो है वो ESG में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? एक तो जो सपोज मान लो दोनों सेम पीयर्स है और दोनों ESG रेटिंग एक कंपनी का अच्छा है क्योंकि वो कम पोल्यूशन के साथ गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी कंपनी ज़्यादा पोल्यूशन के साथ गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। तो अब आप बोलोगे कि भाई ऑब्वियसली जो ज़्यादा पोल्यूशन के साथ प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनी, मैं ये सेम पीयर्स की बात कर रही हूँ, मतलब भाई दोनों अगर मान लो ऑटोमोटिव में, तो अगर जो कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है स्मोक, तो आप बोलोगे भाई उसका तो टेक्नोलॉजी पुराना होगा और सस्ता सा होगा, वो अपना कर लेगा। आपकी बात एकदम सही है, बट इधर ऑपरेटिंग कॉस्ट में तो आप जीत जाओगे हमसे, मतलब जीत जाएगा कंपनी ए जो ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस कॉस्ट, वो कंपनी बी जीतेगा, क्योंकि ESG कंपनी जो ESG कंप्लाइंट कंपनीज रहते हैं उन्हें फाइनेंस जो है वो कम रेट में मिलता है। तो इन ऑल विन किसका होगा, जो ESG कंप्लाइंट कंपनी होगा। तो मैं आपको वापस से वही रिपीट कर रहा हूँ कि ESG फंड होता क्या है, वो कंपनीज या वो फंड्स जो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनका ESG रेटिंग काफ़ी अच्छा रहता है। रीजंस मैंने आपको ऑब्वियसली बताया है, और आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि भाई हम इन्वेस्ट तो करें, हम रिटर्न तो कमाएं, लेकिन हम सोसाइटी को हार्म नहीं करना चाहते। सो वी वांट टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जिसमें ESG ज़्यादा अच्छा रेटेड हो। नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया 79 अदर्स सीक सपोर्ट फॉर WTO फूड सिक्योरिटी डील। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि इंडिया के साथ टोटल 79 अदर कंट्रीज, जिसमें से इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है, ये सारे कंट्रीज जो है वो सीख करे WTO को कि भाई आप फूड सिक्योरिटी डील लेके आओ। एज एन मैं आपको बता रहा हूँ इनका कहना क्या है। इनका ये कहना है कि भाई आप जो हम पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हो ना सब्सिडी देने का, आप जो हम पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हो ना कि भाई गवर्नमेंट के थ्रू प्रोक्योर्ड गुड्स या ग्रेन्स आप इंटरनेशनली ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है, ये सब आप रेस्ट्रिक्शन हटा दो। वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, और हमें ये सब चीज़ अपने पॉपुलेशन के नरिशमेंट और पॉपुलेशन को फीड करने के लिए चाहिए होगा। देखो होता क्या है, एक क्लॉज, कोई भी कंट्री जो है अपनी कंट्री का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसका 5% से ज़्यादा एज अ फॉर्म ऑफ सब्सिडी नहीं दे सकता या डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकता। सब्सिडी नहीं बोलना चाहिए, डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकता। तो अब जो है अगर मान लो इंडिया में 1 लाख रुपए का ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो इंडिया जो है 10% से ज़्यादा फार्मर्स को डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकता। अब इसके लिए क्या है भाई, 10% ऑफ द ग्रेन का अमाउंट, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो ये कंट्रीज बोल रहे हैं कि भाई आप ये 10% का लिमिट हम पे मत लगाओ क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री, अगेन वो नरिशमेंट वाला चीज़ जो मैंने आपको बताया। सेकंड चीज़ ये बोल रहे हैं कि भाई ERP एज एन एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस, मैंने ये जो 1 लाख का जो वैल्यू निकाला, मान लो अगर 100 टन प्रोड्यूस हो रहा है और 1000 रुपये का ERP है, तो 100 टन तो चलो ठीक है, बट ERP ना 1966-68 का रेफरेंस प्राइस है। तो अब जब 1966-68 का रेफरेंस प्राइस आप करोगे तो ऑब्वियसली वो 10% बहुत कम आएगा। तो आज के रेट में क्या वो 1966-68 का प्राइस है क्या? नहीं है ना। तो आप पहले तो वो एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस को बढ़ाओ, आप आज के रेट में उसे इंडेक्स करो। और ये जो लिमिट वगैरह है ना कि भाई अगर हम प्रोक्योर कर लेते तो हम किसी और कंट्री को नहीं भेज सकते, ऐसा क्यों नहीं भेज सकते बॉस? अगर किसी कंट्री का अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट चाहिए रहता तो हम नहीं भेज सकते। और आप बोलोगे भाई ये तो आप ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WTO के डेवलपिंग मेंबर्स कई टाइम से इस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं कि भाई एक तो ये डे मिनिमस क्लॉज बोलते हैं इसे 10% का, उसे आप हटाओ, और दूसरा चीज़ ये जो एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस है उसे आप बढ़ाओ, यानी कि आज के रेट में इंडेक्सेशन करो। नेक्स्ट दोस्तों, इंश्योरेंस में गेट फाइनेंशियल क्रेडिटर स्टेटस। देखिए IBC के तहत
इंश्योरर भी आज के रेट में जो है फाइनेंशियल क्रिएटर बनेगा, ऐसा लॉ में अमेंडमेंट किया जा रहा है। देखिए आईबीसी में क्या होता है कि कोई भी अगर फाइनेंशियल क्रिएटर होगा वो आके अपना क्लेम ले सकता है। अब इंश्योरेंस जो है, क्योंकि जो श्योरिटी बॉन्ड है वो बोला जा रहा है कि आज के रेट में बैंक गारंटी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो भाई अगर बैंक गारंटी का रिप्लेसमेंट है, बीजी का अगर रिप्लेसमेंट है, तो श्योरिटी बॉन्ड ऑब्वियसली ब्रेक होता है, तो इंश्योरर भी फाइनेंशियल क्रिएटर बन जाएगा ना। तो बट इस केस में अमेंड करना पड़ेगा आपको आईबीसी, सो दैट इंश्योरर भी हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि कर देंगे, सो दैट इंश्योरेंस कंपनी का भी अगर पैसा लगा हुआ है तो उन्हें भी वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आज का फाइनल न्यूज़, कोर इन्फ्लेशन गजेस आर फॉलिंग एंड कोर इन्फ्लेशन गेजेस आर फॉलिंग इन यूएस एंड यूरोजोन। देखिए न्यूज़ क्या है दोस्तों कि इन्फ्लेशन, जो कोर इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं हम, हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल माइनस करके, वो बोलते हैं कि फॉल कर रहा है यूएस और यूरो में। तो काफ़ी अच्छी बात है, सो दैट आने वाला टाइम में हो सकता है सेंट्रल बैंक अपने जो रेट जो इतना कंटिन्यूसली हाइक कर रहे हैं, दैट कुड प्लाटो एज इन थोड़ा रुक सकते हैं वो लोग रेट को हाइक करने के लिए। तो वो चीज़ है, और तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, और इससे ऑब्वियसली इनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो ग्लोबल लेवल में भी सारे मार्केट्स अप जाएंगे। बट फ्यूल प्राइसेस अभी भी $100 है पर बैरल, तो वो एक थोड़ा सा वरीसम है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।